अस्सलाम वालेकुम मैम। जी बेटा, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक मैम, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र बेटा। बेटा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो बाकी बच्चों को भी कहें कि जल्दी से लेक्चर ज्वाइन कर लें, फिर इंशाल्लाह मैम स्टार्ट सेंड करेंगे। कर दिया हुआ है, आईडी सेंड ओह, कर दी हुई है। ओके बेटा, ओके बेटा, फिर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो। ओके मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। मैम रमजान कैसा जा रहा है आपका? बहुत अच्छा जा रहा है। आपका कैसा जा रहा है? मैं तो अल्लाह के घर में, मेरा तो बहुत जबरदस्त जा रहा है। कहाँ पे हो? मैं मक्के में आई हुई हूँ ना, तो मेरा तो चलो, बहुत जबरदस्त जा रहा है। तो मेरे लिए फिर बहुत ज़्यादा दुआ करनी है आपने। इंशाल्लाह मैम, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ज़रवा, आप मुख्तलिफ डिवाइसेस से जो है वो ज्वाइन कर रही हैं? मैम मैंने अभी एलएमएस से ना ऑन करके देखा था कि मतलब लिंक बच्चों को भेजा है ना, वो कह रहे थे पासवर्ड बताओ। तो शायद मैं वही देख रही हूँ कि मैं दो दो जगह क्यों शो हो रही हूँ। बेटा मैं तीन जगह आपको आ जो गई है हूँ। बेटा मैं आपको जो है वो अभी ईमेल कर देती हूँ, ठीक है? ये ओके मैम। हाँ, मैं अभी आपको ईमेल कर रही हूँ लिंक, ठीक है? ओके मैम। सब लोगों को। या मैम ये हो रहा है कि मैंने सबको लिंक सेंड किया है ना, जो जो ऑन हो रहा है उस पे मेरा नाम आ रहा है। हाँ, ऐसे ही है शायद। ये आप लिंक सेंड कर दे, मैं वो बेटा शेयर मैंने कर दूँ। बेटा मैंने जो है वो आप सब लोगों को लिंक मेल कर दी है। तो आप जो है वो बच्चों से कहें कि आप इस लिंक के थ्रू जो है वो ज्वाइन करें। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कह दें बच्चों को, ठीक है? यस मैम, मैं कर देती ओके बेटा, ओके बेटा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम बेटा। हूँ। रीजन न्यू लिंक सेंड किए, उससे करो। मेरा नाम शो हो रहा है तुम्हारी आईडी पे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम बेटा।
बेटा अब क्या इशू आ रहा है, क्यों नहीं बच्चे ज्वाइन कर रहे, कोई मसला है? मैम लिंक शेयर कर दिया है, पता नहीं। आप चेक करें ज़रा, सीन किया है सबने कि नहीं? मैम कर रहे हैं बच्चे। सीन कर रहे हैं, उन्हें कहें कि ज्वाइन कर लें। 55 मिनट का लेक्चर होता है रमज़ान में, तो हमने इसे ख़त्म भी करना है। अब उनका 10-15 मिनट वेट करते रहेंगे तो लेक्चर कब स्टार्ट करेंगे? आप उन्हें मेरा मैसेज दें कि जल्दी ज्वाइन करें क्लास 11:10 से पहले पहले। ओके मैम। ओके बेटा। ज़रवा बेटा, ये आप लोगों ने जो है वो सेक्शंस अपनी मर्ज़ी से चूज़ किए हुए हैं? यस मैम। अच्छा, तो जो एमआई के बच्चे जो है वो डीपीटी वालों के साथ चले गए हैं, तो वो अपनी पसंद से गए हैं या क्या इशू है? क्योंकि आई वांट के मुझे एमआई आवाज के शांति साथ थी ऐसे में। एमआई के सारे बच्चे आ जाएं अगर इस सेक्शन में, तो डीपीटी वाले डीपीटी वालों के साथ चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा? यस मैम, हम लोगों ने भी ये चीज देख के ही ऐड किया है कि हमारा एमआरआई का यही शो हो रहा था ना। मैम तो हाँ मे हमें बी बट किसी टाइमिंग का पता नहीं। इशू हो। वैसे अच्छा। शो में यही हो रहा था। हमें तो ज्यादा सेक्शन ही नहीं शो हुए। अच्छा, ये नहीं, जो एक सेक्शन है। डीपीडी का हो रहा था और एक इसका हो रहा मैम था। दो हो रहे थे, एक डीपीटी और एक अच्छा। अच्छा, आपके साथ ना एक हमारा जो जनरल अल्ट्रासाउंड में अब्दुल बसीर दोतानी बच्चा होता था ना, यस मैम। डी- हाँ, वो डीपीटी के साथ चला गया, तो आप उससे पूछ लें अगर वो इस सेक्शन में इनरोल होना चाहता है तो वो इस सेक्शन में इनरोल हो जाए। तो मतलब 3 बच्चे हैं जो हमारे, इरम साबिर है, अब्दुल जो है बसीर दोतानी है, और मैमूना है ना। तो ये बच्चे जो है वो एमआई के बच्चे हैं, तो ये डीपीटी वालों के साथ चले गए हैं। और डीपीटी के जो बच्चे हैं, ज़रा आप ग्रुप में भी बात कर लीजिएगा कि हसन, ओके। अरीबा और ज़ैनब नईम, ये जो 3 बच्चे हैं ये डीपीटी के बच्चे हैं। तो अगर ये डीपीटी के सेक्शन में, इसमें मोना के सेक्शन में चले जाएं, और अगर जो है एमआई के बच्चे इस सेक्शन में आ जाएं, तो आपके लिए भी आसानी रहेगी, उनके लिए भी आसानी रहेगी। ओके मैम। एक्सक्यूज मी ओके। मैम। ठीक है। जी बेटा। मैम हमारे बैच के भी ना एक दो स्टूडेंट्स हैं जो मतलब डीपीटी वाले सेक्शन में एनरोल हैं, तो उन्हें भी मतलब बोल दें हम। हाँ, आप उन्हें भी बोल दें, क्योंकि बेटा देखें ना, आप सारे एमआई के बच्चे होंगे, तो आप ज़्यादा जो है अच्छे से, मतलब मुझे भी थोड़ी दिल में तसल्ली रहेगी कि बच्चे सारे एमआई के ही हैं, तो मुझे जैसा मैं चाहूँ वैसा पढ़ा सकती हूँ। डीपीटी के बच्चे होंगे तो उनके लिए मुझे ज़्यादा ज़्यादा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। तो आप रेडियोलॉजी एंड डायग्नोस्टिक सब्जेक्ट ही ऐसा है कि जो सारी रेडियोलॉजी है वो इसमें जमा हो जाती है।
तो फिर जी उनके लिए मैम। जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आपके लिए आसानी हो जाएगी। इसलिए आप उनसे कह दें कि अगर वो इस सेक्शन में आना चाहें तो इस सेक्शन में इनरोल होना हो जाए। और डीपीटी वाले बच्चे जो हैं वो डीपीटी की है ना मिस मैमूना अनवर, वो जी भी जी ले रही हैं, तो वो डीपीटी के उनके उनके सेक्शन में इनरोल हो जाएं। ये जो 3 मैम, बच्चे हैं ना, हमारी बैच की उम्मी अमन थी, वो आपके सेक्शन में इनरोल करी थी, लेकिन उसको ऑटोमेटिकली डीपीटी में इनरोलमेंट बाद में कंफर्म होने के बाद शो हो रही थी। बेटा आप ऐसा करें कि सरफनान से बात कर लें और अपने जो है जो बच्चे इस सेक्शन में इनरोल होना चाहते हैं उनको इस सेक्शन में इनरोल उन्हें बोलें कि हो जाए, ठीक है। ओके मैम। चलें हम जितने भी बच्चे आगे हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। तो थोड़ा सा मैं आपको लोगों को इस सब्जेक्ट का ओवरव्यू दे दूं कि रेडियोलॉजी एंड डायग्नोस्टिक्स। रेडियोलॉजी का मतलब ये है कि रेडियो रेडियो एंड लॉजी, ठीक है। रेडियोलॉजी की सारी ही स्टडी हमने इस जो है वो सब्जेक्ट में करनी है। और डायग्नोस्टिक का ये मतलब होता है कि डायग्नोसिस जो आती है बेसिकली वो रेडियोलॉजी की ही कैटेगरी में आती है। हम डायग्नोसिस जो है वो नहीं बना सकते, लाइक हमने सारी की सारी जो डायग्नोसिस होती हैं वो हमने रेडियोलॉजी के अंडर बनानी होती हैं। रेडियोलॉजिकल इमेजेस होती हैं, इसमें डिफरेंट हम मोडालिटीज़ को लर्न करेंगे। जितनी भी आपकी रेडियोलॉजी की मोडालिटीज़ हैं वो सारी की सारी ही हम लर्न करेंगे इंशाल्लाह। तो रेडियोलॉजी की मोडालिटीज़ के साथ आप सारे लोग ही फेमिलियर हैं। बेसिक जो है वो एक्सरेज हैं, अल्ट्रासाउंड है, उसके बाद जो है थोड़ी अगर हम कम्प्लेक्स की तरफ जाएं तो उसके बाद फ्लोरोस्कोपी है, मेमोग्राफी है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, न्यूक्लियर मेडिसिन है, ठीक है, डेक्सा स्कैन्स हैं, और पेट स्कैन्स हैं, स्पेक्ट स्कैन्स हैं। तो ये सारी की सारी जो जितनी भी मोडालिटीज़ इस सब्जेक्ट के कोर्स कंटेंट में आएंगी हम सबको ही इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता लर्न करेंगे। सबसे पहला जो है वो मैं आपको पहला जो आपका लेक्चर होगा वो पूरे सब्जेक्ट का आपका ओवरव्यू होगा, ठीक है। ओवरव्यू इन द सेंस ये होगा कि मैं आपको बेसिक जो है वो एक्सरेज का जितनी भी मोडालिटीज़ है उन सब का इंट्रोडक्शन दूंगी। इंट्रोडक्शन देने के बाद आपको मैं डिफरेंस बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उनको वो मिक्स अप कर जाते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन की मोडालिटीज़ को और रेडियोलॉजी की मोडालिटीज़ को मिक्स कर जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि वो एक अलग फील्ड है, क्यों और किन बेसिस पे अलग फील्ड है, और रेडियोलॉजी जो है वो एक अलग फील्ड है। बेसिकली वो सब स्पेशलिटी हम उसे कहते हैं रेडियोलॉजी की। तो इस लेक्चर में जो है वो मैं आपको सब चीज़ों का इंट्रोडक्शन दूंगी रेडियोलॉजिकल मोडालिटीज़ का, ताकि आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए। उसके बाद हम जो है वो इन डिटेल इंशाल्लाह इन सारी मोडालिटीज़ को लर्न करेंगे। तो आज का हम जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। तो लेक्चर का जो नाम है वो इंट्रोडक्शन टू द जनरल रेडियोलॉजी एंड इट्स स्पेशलिटीज़ है। इसके बाद जो है इस लेक्चर के कवर होने के बाद जो है वो हम आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी इसकी मोडालिटीज़ हैं उनको जो है वो इन डिटेल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, आपका सब्जेक्ट है रेडियोलॉजी एंड डायग्नोस्टिक्स, तो आपको रेडियोलॉजी का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। रेडियोलॉजी रिप्रेजेंट्स अ ब्रांच ऑफ द मेडिसिन दैट डील्स विद रेडिएंट एनर्जी इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज बाय यूजिंग इमेजिंग टेक्नोलॉजीज या मोडालिटीज़, ठीक है। जैसे आपकी जो है रेडियोलॉजी एक ब्रांच ऑफ मेडिसन है, इसी तरह आपकी लेबॉर्ट्री जो है लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी है वो एक ब्रांच ऑफ मेडिसन होती है। सर्जरी जो है वो ब्रांच ऑफ मेडिसन है। उसके बाद आर्थोपेडिक जो सर्जरी है वो ब्रांच ऑफ मेडिसन है। यूरोलॉजी ब्रांच ऑफ मेडिसन है। तो इसी तरह से जितनी भी जो है रेडियोलॉजी मेडिसन की ब्रांच है उनमें एक जो है वो रेडियोलॉजी भी आती है। इसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो ये है कि ये रेडिएंट एनर्जी के साथ डील होती है। इसमें जो है वो एक्स रेज यूज़ होती हैं, गैमा रेज यूज़ होती हैं, रेडिएशंस यूज़ होती हैं। बेसिक इसका जो है कॉन्सेप्ट क्या है वो रेडिएशंस यूज़ हो रही हैं। अब ये जो रेडियोलॉजी की फील्ड है ये डायग्नोसिस में भी हमें हेल्प आउट करती है और ट्रीटमेंट में भी हेल्प आउट करती है, ठीक है। इस फील्ड को हमने जो है वो दो मेजर कैटेगरीज में हम जो है वो डिवाइड करते हैं। एक डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी है और एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी से आपको आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट बैठना चाहिए कि डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में हमने बेसिकली सिर्फ डायग्नोसिस बनानी है, चाहे वो आप एक्सरेज पे डायग्नोसिस बना रहे हैं, आप सीटी स्कैन पे डायग्नोसिस बना रहे हैं, आप अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोसिस बना रहे हैं, आप किसी भी रेडियोलॉजिकल मॉडलिटी पे डायग्नोसिस बना रहे हैं। वो डायग्नोसिस बनाने के बाद आपको एक रिपोर्ट लिखनी होती है। रिपोर्ट लिखने के बाद आप कंक्लूजन लिखते हो कि आपने क्या चीज़ें फाइंड की हैं और आप फर्दर क्या रिकमेंड करते हो। ये सारी चीज़ होती है डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। अब इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी क्या होती है? इंटरवेंशनल के नाम से ही जो है वो रिप्रेजेंट होता है इंटरवेंशन, कि हमने साथ में डायग्नोसिस के कोई इंटरवेंशन भी करनी है। अब इंटरवेंशन की मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे दूं कि जैसे रेडियोलॉजी के अंडर ही एंजियोग्राफी हो रही होती है, एंजियोप्लास्टी हो रही होती है, एथिरेक्टमी हो रही होती है, ठीक है। उसके अलावा भी डिफरेंट जो है वो रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स हो रहे होते हैं। आज
आजकल रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन हो रही है, कीमो एम्बोलाइजेशन हो रही है, ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं ये रेडियोलॉजी के अंडर हो रहे हैं। इससे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें जो है वो बड़े बड़े लार्जर इंसिजन्स नहीं देने पड़ते। हमें कैंसर की मेडिकेशंस के लिए पेशेंट को जैसे पहले ओरल थेरेपी होती थी या आईवी मेडिकेशंस होती थी, तो वो पेशेंट की पूरी बॉडी पे इफेक्ट कर जाती थी। तो अब ये होता है कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में हम स्पेसिफिकली इंटरवेंशन करके, कैथीटर पास करके, या ऐसी नई नई मोडेलिटीज़ आई हैं, टेक्निक्स आई हैं, मशीन्स आई हैं, उनके थ्रू हम क्या करते हैं, सिर्फ उस स्पेसिफिक ट्यूमर को ही ट्रीट करते हैं। यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई है डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी की और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की? यस मैम। सब लोगों को समझ आ गई है? यस मैम। यस मैम। यस तो मैम। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में कौन सी चीज़ें आ रही हैं? डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी यूजेस डिफरेंट रेडियोलॉजिकल मोडालिटीज़ सच एज एक्स-रेज, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन्स, एमआरआई स्कैन्स टू ऑब्टेन इमेजेस फॉर द डायग्नोसिस ऑफ मल्टीपल डिजीजेस एनीवेयर इन द बॉडी। आपने किसी भी जो है एरिया की में जो है उसका एग्जाम करना है और उसमें कोई प्रॉब्लम है और आपने डायग्नोसिस बनानी है, तो उसके लिए क्या है कि आप ये सारी मोडालिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रेडियोलॉजी इज़ द बैकबोन ऑफ मेडिकल साइंस फॉर डायग्नोसिस एंड फाइनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज़। आपने इस पॉइंट को याद रखना है कि रेडियोलॉजी क्या है, बैकबोन है। बैकबोन कैसे होती है? बैकबोन रीढ़ की हड्डी है जिसके बगैर कोई भी चीज़ जो है वो पॉसिबल करना, मूवमेंट करना पॉसिबल नहीं है। अब देखिए मेरी बात सुने, इसका मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूं कि अगर लेट सपोज कि इमरजेंसी में पेशेंट्स आता है, हेड ट्रॉमा के साथ आता है, सीटी स्कैन और एक्सरे के बगैर जो है वो सर्जन उसकी ऑपरेशन नहीं कर सकता। ठीक है, बोन फ्रैक्चर के साथ आया है, उसकी सर्जरी नहीं हो सकती जब तक उसके एक्सरेज या सीटी स्कैन नहीं हो जाते। ठीक है, किसी और भी डिसऑर्डर के साथ जब भी पेशेंट आता है, एक पेशेंट आता है जिसको ब्लंट अब्डोमिनल ट्रामा हुआ है, अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के बगैर जो है वो कोई भी जो है वो डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट नहीं दे सकता, उसको इंटरवेंशन नहीं दे सकता। तो आपने अपने माइंड में ये बात बिठा के रखनी है कि रेडियोलॉजी बैकबोन है। ये रेडियोलॉजी के टेस्ट्स के बगैर, रेडियोलॉजी के स्कैन्स के बगैर ना तो सर्जन ऑपरेशन कर सकता है, ना आर्थोपेडिक जो है वो हड्डियाँ जोड़ सकता है, ना फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो अपना काम कर सकता है। उसको पता चलेगा एक्सरेज में कि मस्कुलर स्पैज्म है, तो ही वो उसके अकॉर्डिंगली एक्सरसाइजेस करा सकता है। तो जितनी भी हमारे पास मेडिसिन की ब्रांचेज आती हैं वो सब रेडियोलॉजी के साथ इंटरलिंक्ड है। विदाउट रेडियोलॉजी, विदाउट रेडियोलॉजिकल स्कैन्स कोई भी डॉक्टर अपना जो है वो काम आगे प्रोसीड नहीं कर सकता। यहाँ तक समझ आ गई डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी की? यस यस मैम। मैम। अब Yes, डायग्नोस्टिक ma'am. रेडियोलॉजी में की कुछ सब ब्रांचेस हैं, उनमें न्यूरो रेडियोलॉजी है। न्यूरो रेडियोलॉजी बेसिकली ब्रेन से रिलेटेड है। पीडियाट्रिक रेडियोलॉजी है, बच्चों से रिलेटेड है। ब्रेस्ट इमेजिंग है, ब्रेस्ट इमेजिंग में बेसिकली जो है वो ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, ब्रेस्ट की मेमोग्राफी की जाती है, ब्रेस्ट शेंटिग्राफी की जाती है जो न्यूक्लियर मेडिसिन का टेस्ट है। कार्डियोवास्कुलर इमेजिंग है, कार्डियोवास्कुलर इमेजिंग में जो है वो अल्ट्रासाउंड भी हार्ट का किया जाता है, हार्ट का जो है वो एंजियोग्राफी भी की जाती है। ठीक है, अंडर द रेडियोलॉजी। चेस्ट रेडियोलॉजी में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कोई भी चेस्ट का प्रॉब्लम है या वैसे भी मेडिकल फिटनेस के लिए भी जब भी कोई रेडियोलॉजी का मेडिकल फिटनेस के लिए भी जब टेस्ट होते हैं तो चेस्ट एक्सरे इज़ द बेसिक जो है वो टेस्ट होता है कि चेस्ट एक्सरे हर हाल में ही होना होता है। ठीक है, किसी को पता है कि हम चेस्ट एक्सरे क्यों करते हैं? मेडिकल फिटनेस के लिए भी हम क्यों चेस्ट एक्सरे करते हैं? कोई किसी बच्चे को माइंड में आइडिया है? मैम भाई ब्रीथिंग अगर इशू नहीं, उसमें ऐसा क्या? होता है कि जो लंग्स की लेयर है ना, विजरल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा, तो होता यूं यस मैम। है कि जो हमारे पास विजरल प्लूरा है, ठीक है, अगर इन साइड द लंग्स कोई जो है वो चल भी रही है चीज़, कोई बीमारी चल भी रही है, तो होता यूं है कि उसकी जैसे लंग कैंसर बहुत लेट स्टेज पे डायग्नोज होता है। तो ऐसा होता है कि कुछ चेस्ट के इश्यूज हैं जो लेट स्टेज पे डायग्नोज होते हैं, पहले कोई अपना साइन एंड सिम्टम नहीं देते ड्यू टू, क्योंकि उसमें पेन नहीं होता ना, विजरल प्लूरा में पेन जो है पेन रेजिस्टेंस होता है। तो इस वजह से जो है वो चेस्ट रेडियोलॉजी में चेस्ट एक्सरे जो है वो बेसिक है। और सबसे पहले जो है वो कोई भी टेस्ट जब भी हम करते हैं मेडिकल फिटनेस के लिए कर रहे हैं, किसी की सर्जरी हो रही है, सर्जरी से पहले भी जो है वो चेस्ट एक्सरे करवाया जाता है, तो ये बेसिक होता है।
ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रेडियोलॉजी है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रेडियोलॉजी है जो उसमें आपका जीआई ट्रैक आता है, उसमें आपका माउथ से लेके एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन्स तक जो है वो क्या है, जीआईटी स्टडी है। जीआईटी स्टडी भी जो है वो बेसिकली फ्लोरोस्कोपी के अंडर भी की जाती है, सीटी स्कैन के अंडर भी की जाती है। ठीक है। अल्ट्रासाउंड पे हमें इतना अच्छा जीआई ट्रैक जो है वो नज़र नहीं आता। जेनिटो यूरिनरी रेडियोलॉजी, मस्कुलर स्केलेटल रेडियोलॉजी है जो बेसिकली मसल्स की, तो उसके लिए हम मसल्स के लिए हम मस्कुलर स्केलेटल अल्ट्रासाउंड भी करते हैं। ठीक है। और इसके लिए जो है वो मोस्ट लाइकली जो है हमें अल्ट्रासाउंड और एक्सरेज पे ही डायग्नोसिस हो जाती है। लेकिन अगर फिर भी हमें कोई चीज़ डायग्नोज नहीं होती मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड, तो उसके लिए हम जो है वो प्रेफर करते हैं एमआरआई, क्योंकि मस्कुलर स्केलेटल का मतलब है सॉफ्ट टिश्यूज, मसल्स। तो मसल्स के लिए हम प्रेफर करते हैं एमआरआई, क्योंकि सीटी स्कैन और एक्सरेज जो हैं वो बोन के लिए अच्छे होते हैं, और एमआरआई जो है वो सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए अच्छी होती है, उसमें वो हमें अच्छा कंट्रास्ट देती है, तो उसके लिए हम प्रेफर करते हैं एमआरआई। इमरजेंसी रेडियोलॉजी, इमरजेंसी रेडियोलॉजी में मोस्ट ट्रामा के केसेस में जो है वो एक्सरे, उसके अलावा हमारे पास अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन जो है ये हमारे पास इमरजेंसी रेडियोलॉजी की मोडालिटीज़ हैं। और न्यूक्लियर रेडियोलॉजी, न्यूक्लियर रेडियोलॉजी की बेसिकली फर्दर आगे 3 ब्रांचेस हैं, वो भी हम देखेंगे। उसमें गेमा कैमरा आ जाता है, उसमें स्पेक्ट स्कैन आ जाता है, उसमें पेट स्कैन आ जाता है। तो मेरा बेटा यहाँ तक आप सब लोगों को क्लियर हो गई ये चीज़ें? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, अब मेरा बेटा आ गई बात डायग्नोसिस की, तो हमने बात कर ली कि इन इन चीज़ों से हम फलां एरियाज़ में डायग्नोसिस बना सकते हैं। अब आ जाती है बात इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की, भाई हाँ हम कैसे कैसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है। रेडियोलॉजी के अंदर हमने ट्रीटमेंट कैसे देनी है। ठीक है। रेडियोलॉजी के अंदर आप जो है वो मरीजों को दवाइयाँ प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, आप जो है वो इसको सब स्पेशलिटी ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी को। ठीक है। और इसको सब स्पेशलिटी ऑफ रेडियोलॉजी भी कहा जाता है। अब सब स्पेशलिटी ऑफ रेडियोलॉजी दैट फोकसेस ऑन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स यूटिलाइजिंग मिनिमली इन्वेसिव इंटरवेंशनल टेक्निक्स, नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स। अब मेरा बेटा होता ये था कि पहले जब इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी नहीं थी, तो आपने देखा होगा कि किसी की अगर अब्डोमेन की सर्जरी हो रही है, वो जो है उसमें ओपन सर्जरी हो रही होती है, 15-15, 20-20 स्टिचेस लगे होते थे। ठीक है। और लार्जर इंसिजन्स होते थे। ठीक है। अब क्या होता है कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में हमें ये फ़ायदा हो जाता है, हमें लार्जर इंसिजन्स नहीं देने पड़ते, हमें मरीज़ को 2-2, 3-3 महीने के लिए अस्पताल में दाखिल नहीं करना पड़ता। हमें ये होता है कि पेशेंट आता है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में, अपना प्रोसीजर कराता है और 2 घंटे के बाद वो घर चला जाता है। ठीक है। जैसे ओपन हार्ट सर्जरी की मैं आपको एग्जांपल दूं कि ओपन हार्ट सर्जरी को, जिसे कार्डियक बाईपास सर्जरी भी कहा जाता है, तो उसमें होता ये था कि बड़ा पेशेंट्स जो है वो डर जाते थे, वो करवाते ही नहीं थे, और उसके जो है वो मोर्टेलिटी रेट भी उसमें हाई था। ठीक है। तो उसमें जो है आप उन चीज़ों को रिप्लेस कर दिया है कार्डियक कैथीट्राइजेशन ने, एंजियोप्लास्टी ने, स्टेंट्स ने। तो इसमें जो है वो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो है इमेजिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ द ब्लड वेसल्स डिजीजेस। एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी में बेसिकली ये होता है कि किसी एरिया में वेजल्स अगर जो है वो हमें ऐसा फील हो कि स्टीनोसिस है, हमें ऐसी कोई फाइंडिंग जो है वो आ रही हो, तो पेशेंट की वेजल्स को देखने के लिए एंजियोग्राफी की जाती है। एंजियोग्राफी में बेसिकली होता ये है कि हम कंट्रास्ट को इंजेक्ट करते हैं। ठीक है। वो कंट्रास्ट कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी। ठीक है। डिफरेंट किस्म के हम कंट्रास्ट यूज़ करते हैं, अल्ट्रा वेस्ट होता है और यूरोग्राफिन होता है। तो हम उसके लिए ये करते हैं कि हम कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं और फिर हम फ्लोरोस्कोपी के अंडर जो है उसको मॉनिटर करते हैं। इसमें हम स्पेसिफिकली वेजल्स की जब इसको आप इन एंजियोग्राफी को ये भी कह सकते हैं कि हम जो वेजल्स का एक्सरे करते हैं कंट्रास्ट इंजेक्ट करने के बाद, उसको एंजियोग्राफी कहा जाता है। बायोप्सी प्रोसीजर्स, आप सारे के सारे लोग फेमिलियर हैं बायोप्सी प्रोसीजर्स के साथ, आपको मैंने पढ़ाए हैं अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी प्रोसीजर्स भी, और आई होप कि आप लोगों को याद भी होंगे। कोर बायोप्सी होती है, फाइन नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी होती है। कार्डियक कैथेटराइजेशन बेसिकली ये होता है कि अगर एक पेशेंट को रिसेंटली हार्ट अटैक हुआ है, ठीक है, या उसे कोई भी जो है हार्ट के किसी भी इशू के साथ वो आया है, उसकी हमें डायग्नोसिस पता चली कि या हमने उसकी डायग्नोसिस बनानी है कि भाई जो है वो फलां करोनरी आर्टरी में प्लैक पड़ा हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं कि एंजियोग्राफी के साथ साथ हम उसकी एंजियोप्लास्टी भी कर देते हैं। हम उसको अलग से तकलीफ नहीं देते, हम एक ही
एग्जाम के दौरान हम साथ साथ देख रहे होते हैं कि कहाँ पे प्लैक है, हम उसको प्लैक को या रिमूव कर देते हैं, उसको कहा जाता है एथिरेक्टमी। प्लैक रिमूव करने के प्रोसीजर को कहा जाता है एथिरेक्टमी। और एंजियोप्लास्टी बेसिकली ये होता है कि हम इसमें बैलून एंजियोप्लास्टी भी करते हैं और स्टेंट एंजियोप्लास्टी भी करते हैं, ठीक है। बैलून में हम ये करते हैं कि हम एक बैलून को कैथीटर के साथ इंजेक्ट करते हैं और उस एरिया में जहाँ पे स्टेनोसिस है वहाँ पे बैलून को जाके इन्फ्लेट कर देंगे। उसका मतलब यह है कि उसमें हवा भर देंगे, वहाँ से वेजल खुल जाएगी, उसको बैलून एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। और स्टेंट एंजियोप्लास्टी में ये होता है कि हम स्टेंट प्लेस कर देते हैं, ठीक है। आगे ये लिखा हुआ भी है स्टेंट्स, लेजर ट्रीटमेंट ऑफ वेरिकोज वेन्स। अब बेटा वेरिकोज वेन्स ये होती हैं जिसमें वेन्स के जो वेल्व्स हैं, जैसे दिल के वेल्व्स होते हैं 4, इसी तरह वेन्स के भी वेल्व्स होते हैं। तो जब वो इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं, अपना काम छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे वो उनको जो है वो ब्लड अकोमुलेशन स्टार्ट हो जाती है, तो उसको वेरिकोज वेन्स कहा जाता है। तो उसका लेजर ट्रीटमेंट भी अब पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। फ्लूइड एब्सेस ड्रेनेज, फ्लूइड एब्सेस ड्रेनेज का आपको पता है कि हम जो है वो एब्सेस जो है वो कभी भी हम एस्पिरेट नहीं कर सकते, हम फ्लूइड को एस्पिरेट करते हैं। तो एब्सेस की ड्रेनेज होती है, फ्लूइड की हम एस्पिरेशन करते हैं। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है? यस मैम। Yes, सो ma'am. Yes, ma'am. Yes. समझ आ रही है ना? मुश्किल तो नहीं है? No, नो ma'am. मैम। अच्छा ओके बेटा, आगे चलते हैं। व्हाट इज मैम मेडिकल? ये पढ़ाई जी मैम बेटा बोलो बोलो। थोड़ा आराम से पढ़ाई मैम, बहुत तेज पढ़ा रही है आप। बेटा मैं बहुत तेज पढ़ा रही हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो क्वेश्चन मुझसे पूछो, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है मैम, मैं नोट कर रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा बेटा आराम से करें। मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, उनको सुन लेना। सिर्फ एक बच्चे की वजह से जो है, बाकी भी किसी को स्पीड से इशू है या सिर्फ एक बच्चे को इशू है? क्लास नो मैम। No, नो ma'am. मैम। चले, मैं आप लोग के साथ रिकॉर्डिंग भी एज यूजुअल शेयर कर दूंगी है, लेकिन फिर भी जो है आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा सा आहिस्ता बोलूँ, स्पीड कम कर दूँ। ओके व्हाट इज मेडिकल इमेजिंग? ओके मैम। ये आपको नज़र आ रहा है, ये एक्सरे है, ये सीटी स्कैन है, ठीक है। यहाँ पे आपको दूसरी छोटी मोटी जो है वो इमेजेस नज़र आ रही हैं। तो इन सब का क्या हुआ, जैसे हमने पढ़ा कि जो है वो रेडियोलॉजी को हमने 2 ब्रॉड एरियाज में डिवाइड कर दिया। उसके बाद जो हमने डायग्नोसिस करनी है वो हमने करनी है इमेजेस से। तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है? मेडिकल इमेजिंग कहा जाता है। जिन इमेजेस से मेडिकल में हेल्प लेके हम डायग्नोसिस बनाते हैं उनको कहा जाता है मेडिकल इमेजिंग। इमेजेस जो होती हैं वो हर मोडेलिटी की डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट तरह से आती हैं हमारे पास। अल्ट्रासाउंड की इमेजेस जो है वो हमें प्रिंट फॉर्म में आती हैं, कागज़ पे आती हैं। एक्सरे जो है वो फिल्म पे आता है, सीटी फिल्म पे आता है। एमआरआई की डिफरेंट फिल्म्स होती हैं हमारे पास। उसके अलावा फ्लोरोस्कोपी की जो है वो डिफरेंट फिल्म्स होती हैं। जो न्यूक्लियर मेडिसिन है वो हमें कागज़ के सफ़े पे उसका प्रिंट आ रहा होता है। तो इसलिए जो है इसको हम देखते हैं ज़रा। Medical imaging is the visualization of body parts, tissues or organs for clinical diagnosis, treatment and disease monitoring. ठीक है। मेडिकल इमेजिंग का मतलब ये होता है कि आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो बॉडी पार्ट्स की, टिश्यूज़ की, ऑर्गन्स की, और उनको क्लिनिकल डायग्नोसिस बना रहे हो, उनका ट्रीटमेंट कर रहे हो और डिजीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हो। अब डिजीज़ की मॉनिटरिंग कैसे होती है? ऐसा होता है कि जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है, लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक ब्रेस्ट कैंसर के साथ एक पेशेंट आई है, ठीक है। जो है हमें ये फील हुआ है कि ये फाइब्रोएडिनोमा है, ठीक है। लेकिन हम उसे ये कहते हैं कि आप जो है वो 3 मंथ्स के बाद दोबारा आएँ। हमने उसको फॉलो अप पे रखना होता है। ऐसे पेशेंट्स जिनका जो है डिजीज़ की हमने मॉनिटरिंग करनी हो, हम उनके इमेजेस को सेव कर लेते हैं। हम उनमें जो है वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि पिछली बार जो है वो इसका साइज़ ये था तो अब क्या है। ये होती है डिजीज़ मॉनिटरिंग। जैसे हमारे पास जो है वो रेडियोलॉजी में, अल्ट्रासाउंड में हमारे पास पेशेंट्स आती हैं यूट्राइन फिब्रॉइड्स के साथ। तो फिब्रॉइड्स जो है हमने उनका साइज़ देखना होता है, तो हम इसलिए पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि जो है वो नेक्स्ट टाइम अगर आप आएँ तो अपना अपना पिछला जो स्कैन है वो साथ लेके आएँ। हमने जब कंपैरेटिव स्टडी करनी है पिछले रिकॉर्ड के साथ, तो वो होती है डिजीज़ मॉनिटरिंग। बेटा समझ आ गई है? Yes, ma'am. यस मैम। इकतदार को समझ आ गई है? मैम ये डिजीज मॉनिटरिंग का दोबारा बता दें। जरवा इसको बताओ डिजीज़ मॉनिटरिंग क्या होती है? मैम स्पेसिफिक
टिपिकली हम लोगों ने जब डिफ्रेंशिएशन करनी होती है ना, कि किसी को पहले अगर ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है, तो पहले उसके सेल्स की डिवीजन क्या हुई है, और अर्लियर उसमें हम लोगों ने डे बाय डे या वीक बाय वीक जो उसकी मॉनिटरिंग करनी होती है, तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करना होता है कि पहले कितनी ग्रोथ थी और बाद में कितनी ग्रोथ होती है। अच्छा बेटा, आप समझ आ गई आपको? जी मैम, समझ में आ गई है। अच्छा बेटा, ये है कि ये आपका क्लास फेलो है, और इसको अक्सर जो है वो आई थिंक शायद लैंग्वेज की वजह से कोई प्रॉब्लम है या क्या है, इसे जल्दी जल्दी चीज़ें समझ नहीं आती। आई विल ट्राई कि मैं भी इसको साथ साथ बताया करूं, लेकिन ड्यूरिंग फास्टिंग आपको पता है एक चीज़ बार बार रिपीट करके बंदा जो है वो थक जाता है। तो मैं भी ट्राई करूंगी कि आपको साथ साथ बताती जाऊँ, लेकिन अगर जो है इसको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आपने लाजमी करनी है इस बच्चे की, ठीक है? ओके। सारी क्लास ने, ठीक है? अच्छा, सो हम आगे चल, ये हमारा हो गया। नहीं, इमेजिंग टेक्निक्स इनकम्पास द फील्ड्स ऑफ रेडियोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन एंड इमेज गाइडेड इंटरवेंशन। अब मेरा बेटा बात आ गई है इमेजिंग टेक्निक्स की। तो हमारे पास जो है वो फील्ड्स ऑफ रेडियोलॉजी डिफरेंट हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन की हमारे पास डिफरेंट मोडेलिटीज़ हैं, और इमेज गाइडेड इंटरवेंशंस जो हैं वो हम डिफरेंट जो है वो रेडियोलॉजिकल मोडेलिटीज़ के अंडर करते हैं। यहाँ तक समझ आ गई ना? अब यस हम मैम। चलते हैं Yeah. यस मैम। जनरल रेडियोलॉजी के इंट्रोडक्शन की तरफ। जनरल रेडियोग्राफी commonly referred to as x-rays. X-ray is an important diagnostic tool and first established modality of diagnostic imaging. Rays are used to create images of the body's internal structures. आप सबको पता है कि 1896 में रॉन्जन ने जो है वो एक्सरेज को डिस्कवर किया था, ठीक है? उसके बाद जो है ये पहली डायग्नोस्टिक इमेजिंग मोडालिटी है। इसमें रेडिएशंस को यूज़ करके बॉडीज़ के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की इमेज क्रिएट की जाती है, और उसको फिल्म पे प्रिंट करके देखा जाता है और उसकी डायग्नोसिस बनाई जाती हैं। दीज इमेजेस आर यूज टू डिटेक्ट abnormalities in bones, लंग्स एंड अदर इंटरनल ऑर्गन्स। हमें ये इमेजेस बोन की abnormalities, लंग की abnormalities और अदर इंटरनल ऑर्गन की abnormalities को दिखाती हैं। एक्सरेज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब बात आ गई है आयोनाइजिंग रेडिएशन की। एज यू नो कि आयोनाइजिंग रेडिएशन के नाम से अक्सर लोग डर जाते हैं, डरना भी चाहिए। अ, हमारी बॉडी को एक जो है वो उसकी एक लिमिट है कि वो उस लिमिट तक जो है वो रेडिएशन डोज को जो है वो उसके साथ कर सकती है, उसको टॉलरेट कर सकती है। लेकिन जब वो डोज इंक्रीज़ हो जाती है, रेडिएशन डोज इंक्रीज़ हो जाती है, तो वो क्या होता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। स्टार्टिंग में जो है वो स्किन ब्रूसेस स्टार्ट हो जाती है, बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, वीकनेस होती है, बोन्स वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता अगर वो डोज बढ़ती जाए तो वो कैंसर में भी जो है वो कैंसर काजिंग भी हो सकती हैं रेडिएशन, ठीक है? अगर आप किसी भी जो है वो हॉस्पिटल में जाएं, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के बाहर से गुजरते हुए आपको ये साइन नज़र आएगा। इसका ये मतलब होता है कि स्टे अवे फ्रॉम दिस एरिया, यहाँ पे जो है वो रेडिएशन डोज हाई है, ठीक है? ये साइन आपने अक्सर देखा होगा और ये डेंजर का साइन होता है, ठीक है? अब भाई रेडिएशन क्या है? एमिशन एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जनरेटेड बाय सोर्स एंड ट्रांसफर थ्रू स्पेस इज कॉल्ड रेडिएशन। अब भाई देखो हुआ क्या कि एमिशन हुई। अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको जो है वो एक एग्जांपल देती हूँ एमिशन की और ट्रांसफ़र की। देखो, अगर ये हमारे पास एक्सरे की ट्यूब है, ये एक्सरे ट्यूब है, ये हमारे पास जो है इसकी बॉडी है। इसमें हमारे पास होता यूँ है कि हम जब इसको हमने कनेक्ट किया होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ, तो जब चार्ज यहाँ पे एसी करंट अप्लाई करते हैं हम, जब हम बटन ऑन करते हैं, तो यहाँ से ये क्या होता है कि एनोड और कैथोड अपना काम करके एक्सरेज को एमिट करते हैं। ये हो गई एमिशन। अब क्या हुआ कि पेशेंट की बॉडी तक ट्रांसफ़र करना है, ये होता है एनर्जी का ट्रांसफ़र। और यहाँ पे जो है वो एक्सरे डिटेक्टर है जिस पे ये रेडियोग्राफी की इमेज बननी है। तो यहाँ पे हो गया एक्सरे एमिशन, ट्रांसफ़र एंड डिटेक्शन, एंड यहाँ पे हमें क्या हो गई, इमेज शो हो गई। तो ये सारा जो पॉइंट था वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। सब लोगों को समझ आ गई है? यस Yes, मैम। ma'am. ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। एनी टाइप ऑफ द एनर्जी दैट इज़ कैपेबल ऑफ आयोनाइजिंग मैटर इज़ नोन एज आयोनाइजिंग रेडिएशन। कि किसी भी किस्म की जो एनर्जी है जो आयोनाइजिंग मैटर को आयोनाइज करती है, उसको उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो जो है वो किसी मैटर को आयोनाइज कर सके, उसे हम आयोनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन इज अ स्पेशल इंटरेक्शन बिटवीन रेडिएशन एंड मैटर।
आयोनाइजिंग रेडिएशन का स्पेशल इंटरेक्शन होता है रेडिएशन के बिटवीन रेडिएशन एंड मैटर दैट में काज आयोनाइजेशन, और जब वो आयोनाइजेशन होती है तो वहाँ से एक्स रेज एमिट होती हैं, ठीक है। आयोनाइजिंग रेडिएशन इज एनी टाइप ऑफ रेडिएशन दैट इज कैपेबल ऑफ रिमूविंग एनी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम विद विच इट इंटरेक्ट्स। अब बेटा होता ये है कि जब भी, यहाँ से मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ, यहाँ से जब भी जो है वो एक्सरेज एमिट होंगी हमारी बॉडी के एटम्स के साथ, एटम के जो आउटर मोस्ट शेल्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट होंगी, और वहाँ से जो है वो हमारे पास आउटर मोस्ट ऑर्बिटल शेल्स से जो है वो आयंस निकलेंगे, तो वो डिटेक्ट होंगे हमारे पास डिटेक्टर पे। तो इसको कहा जाता है कि आयोनाइजिंग रेडिएशंस जो है वो रिमूव करती हैं ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को, वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटरेक्ट करते हैं फिल्म के साथ, और हमें जो है वो फाइनल इमेज क्रिएट हो जाती है। Matter that intercepts radiation and absorbs part or all of it is said to be exposed or irradiated। वो मैटर जो है रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है उसको कहा जाता है कि ये रेडिएशन से एक्सपोज हो गया है या इरेडिएटेड हो गया है। अब इसको आप कैसे, मैं आपको समझ आएगी कि भाई कौन सा मैटर है क्या। देखें यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है, स्पेंडिंग अ डे एट द बीच एक्सपोजेज यू टू द अल्ट्रावायलेट लाइट काजेज सनबर्न। जब आप पूरा दिन जो है वो धूप में रहते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट के साथ जो है वो आपका इंटरेक्शन होता है, तो धूप कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है। सन क्या है, सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या है। आप क्या है, आप पर्सन हैं और आपको जो है वो सारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का इंटरेक्शन हो रहा है आपसे, और आप क्या हो रहे हैं, इरेडिएटेड हो रहे हैं। इसी तरह से पेशेंट का जब इंटरेक्शन होता है एक्सरेज से तो पेशेंट भी क्या हो जाता है, इरेडिएटेड हो जाता है। और एक्सरेज में जो है वो सोर्स क्या होती है, हमारे पास मशीन होती है। During a radiographic examination, the patient is exposed to X-rays. The patient is said to be irradiated. So, सोर्सेज ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन, अब ये नहीं हम कह सकते कि भाई सोर्स ऑफ रेडिएशन जो है वो सिर्फ एक्सरेज हैं, नो। डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज, नेचुरल इन्वायरमेंटल रेडिएशंस, मैन मेड रेडिएशंस। अब नेचुरल इन्वायरमेंटल रेडिएशंस जो हैं वो एनुअली हमें जो है वो 3 मिलीसीवर्ट्स की डोज देती हैं हम में से हर एक बंदे को, ठीक है। मिलीसीवर्ट जो है वो यूनिट है रेडिएशन की। मेन मेड रेडिएशन रिजल्ट्स इन 3.2 मिलीसीवर्ट्स एनुअली। नेचुरली जो है हम 3 मिलीसीवर्ट्स रेडिएशन डोज लेते हैं। और जो मेन मेड रेडिएशन है, अब मेन मेड रेडिएशन हम कैसे लेते हैं, हमारे एक्सरेज होते हैं, हम बीमार होते हैं, हमारे एक्सरेज होते हैं, हमारे सीटी स्कैन्स होते हैं, हमारे एमआरआईज होते हैं, हम सॉरी एमआरआई नहीं, फ्लोरोस्कोपी, मेमोग्राफी, हम हॉस्पिटल्स के अंदर जाते हैं, वहाँ पे हमारा इंटरेक्शन होता है रेडिएशन से। तो वो जो डोज है वो 3.2 मिलीसीवरेट है। सीवरेट क्या है, वो डोज होती है जो बॉडी को जिसको बॉडी की इफेक्टिव डोज भी कहा जाता है। So, what are the specialities of the radiology? General specialities: X-rays, CT scans, mammography, fluoroscopy, ultrasound, MRI, interventional radiology and angiography. So, सबसे पहले जो है हम एक्सरेज को पढ़ेंगे। हमने रेडिएशन को पढ़ लिया, रेडिएशन कहाँ से आती हैं, कैसे अपना काम करती हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरेज। एक्सरे मशीन प्रोवाइड्स अ स्टैटिक इमेज ऑन द रेडियोग्राफ। अब मेरा बेटा, स्टैटिक इमेज का ये मतलब है, ये मेरे पास स्टैटिक इमेज है, ठीक है, एक जगह प्लेस हुई हुई है, ये मूव नहीं कर सकती। लेकिन हमारे पास होता ये है, एक होती है चीज़ स्टैटिक और एक होती है डायनेमिक। स्टैटिक वो होती है जो फिक्स्ड हो जाए किसी चीज़ से, डायनेमिक वो होती है जो मूव कर सके। मूविंग इमेजेस कौन सी होती हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता आप लोग लर्न करेंगे, मैं आपको वो भी बताऊंगी, लेकिन अगर अभी सारा बता दिया तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। सो आपने माइंड में रखना है कि radiographs are static images. X-ray and radiography uses a very small dose of ionizing radiation to produce image of the body's internal structures. ठीक है, होता यूँ है कि एक्सरेज में स्मॉल डोज ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज़ होती है, जिससे इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो है वो बॉडी के हम देख सकते हैं, प्रोड्यूस होती हैं इमेजेस। एक्सरेज आर द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्म ऑफ द मेडिकल इमेजिंग। सबसे ओल्डेस्ट और फ्रीक्वेंटली यूज्ड जो मेडिकल इमेजिंग है वो आज भी एक्सरेज है। इस इमेज को जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। दिस इज़ द मशीन ऑफ एक्सरेज, ठीक है। इसमें हमारे पास यहाँ पे एक्सरे जनरेटर लगा हुआ होता है, यहाँ से जो है सोर्स ऑफ रेडिएशन है, यहाँ से जब हम एसी करंट अप्लाई करते हैं रेडिएशंस निकलती हैं पेशेंट की बॉडी को क्रॉस करके। यहाँ पे हमारे पास कैसेट होती है, कैसेट के अंदर फिल्म होती है, और फिल्म पे जो है ये इमेज जो है
उस एरिया का हमने, अगर आप देखो तो ये हम आर्म का जो है वो एक्सरे हो रहा है, तो हमारे पास डिटेक्टर पे आर्म की तस्वीर आ जाएगी, और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो है यहाँ पे बोन का फ्रैक्चर भी आ रहा है। So, uses of X-rays. The most familiar use of X-rays is checking for fracture, broken bones. ठीक है, सबसे जो फेमिलियर यूज़ है, हम टूटी हुई हड्डियों को देखने के लिए एक्सरेज करते हैं। चेस्ट एक्सरे कैन स्पॉट निमोनिया, ब्रोंकियोएक्टेसिस, ट्यूबरकुलोसिस, लंग कैंसर, एम्फाइसीमा। ये डिफरेंट जो है वो लंग्स की पैथोलॉजीज हैं, तो ये जो है वो हम एक्सरे, चेस्ट एक्सरे पे जो है वो डायग्नोज कर सकते हैं। इन डेंटल रेडियोलॉजी एक्सरेज हेल्प इन मेनी प्रोसीजर्स। अगर आपका कभी भी इंटरेक्शन हुआ है किसी भी डेंटल प्रोसीजर के साथ, आप अपने घर वालों में से कभी किसी के साथ गए हों, आपने आप कभी अपना डेंटल प्रोसीजर कराया हो या कभी हॉस्पिटल में देखा हो, तो दांतों का जब भी कोई रूट कैनाल होनी होती है या दांतों के कोई भी प्रोसीजर होना होता है, तो उसमें जो है वो टीथ का एक्सरेज करके देखा जाता है। रूट कैनाल के दौरान जो है वो नीडल्स प्लेस की जाती हैं, तो उन नीडल्स को देखने के लिए एक्सरेज किया जाता है वो कि वो ठीक से रूट्स में प्लेस हुई हैं या नहीं हुई। उसके बाद जो है वो रूट कैनाल का प्रोसीजर किया जाता है। फर्स्ट टेस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी ट्रॉमा इज एक्सरेज। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ चेस्ट एक्सरे एंड हैंड एक्सरे। तो इस तरह से हम जो है एयर को और बोन को हम सबसे बेहतर देख सकते हैं एक्सरे पे। एयर को हम नहीं देख सकते अल्ट्रासाउंड पे, बोन्स को हम नहीं देख सकते अल्ट्रासाउंड पे, जो बेसिक रेडियोलॉजिकल मोडालिटीज है। बेटा यहाँ तक समझ आ गई है? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें। एक्सक्यूज मी मैम, जी बेटा। मैम मेरा एक इररिलेवेंट क्वेश्चन है। आपकी क्लास इसी टाइम पे थी, मतलब आप बेटा ने रमज़ान में टाइमिंग्स चेंज हुई हैं, शायद आपको सरफरान की ईमेल आई हो। हमारी जो है वो 12:30 से 12:30 to 1:45 तक क्लास हुआ करेगी नॉर्मल डेज में, लेकिन रमज़ान में आपकी क्लास 11 to 12 की हुआ करेगी। ओके। एक्चुअली ना अभी सर रुमान की मेल आई हुई थी, मतलब 11 o'clock उनकी होगी, क्योंकि मतलब पाकिस्तान और सऊदी के टाइम में डिफरेंस है, तो मैं कंफ्यूज हूँ अभी। सर की भी ईमेल आई हुई है एनजीओ की क्लास के लिए, इसलिए मैं पूछ रही थी मैम। बेटा आप जो है वो फिर उनसे कांटेक्ट कर लें, जी जैसे भी हो। तो वैसे आपकी क्लास की यही टाइमिंग है, मैंने सारी मीटिंग स्केड्यूल कर दी हुई हैं, तो आपकी 11 से 12 ही क्लास हुआ करेगी ओके मैम। रमज़ान तक, जब तक रमज़ान ख़त्म नहीं हो जाता। सो यहाँ तक आप सब लोगों को समझ आ गई। अब हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर टोमोग्राफी, सीटी स्कैन। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द सीटी स्कैन इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्सरे। प्रिंसिपल जो है जिसपे सीटी स्कैन काम करता है वो एक्सरे से ही डिराइव होता है। अ कंप्यूटर टोमोग्राफी सीटी स्कैन कंबाइंस अ सीरीज ऑफ एक्सरे इमेजेस taken from different angles and uses computer processing to create cross-sectional images or slices of the bones, blood vessels and soft tissues inside the body. अब होता ये है कि हमने ये इमेज एक्सरेज के ले लिए, ये हमारे पास स्टैटिक इमेजेस हैं, ठीक है। अब सीटी स्कैन में क्या है, हमने डिफरेंट एंगल्स से बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेडिएशंस को ट्रांसफ़र करना होता है पेशेंट की बॉडी में, और जितने डिफरेंट एंगल से रेडिएशंस को जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे पेशेंट की बॉडी में, उन्हीं डिफरेंट एंगल से हमारे पास जो है वो क्या होंगी, इमेजेस जनरेट होंगी। उनको हम कोरोनल, सेजिटल और एक्सियल प्लेन में जो है वो अलग अलग करके देख सकते हैं और उसमें बेहतर डायग्नोसिस बना सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको स्टैटिक इमेज का और डायनेमिक इमेज का डिफरेंस पता चल गया है कि उसमें हम जो है अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप लोग फेमिलियर नहीं हैं, अगर आप लोगों ने कभी मॉनिटर पे देखा हो, जब हमारे पास सीटी स्कैन आ जाता है तो जैसे एक फिल्म चल रही होती है स्टार्ट से लेके एंड तक, वैसे ही हमारे पास उसमें स्कैन जो है वो चल रहा होता है। सबसे पहले उसका अपर मोस्ट पार्ट आता है, फिर स्लाइसिस में हमारे पास शो होता है। एक्चुअली जब हम उसको फिल्म पे करते हैं तो वो स्टैटिक ही होती है, लेकिन इन मॉनिटर जो है वो हमारे पास डायनेमिक इमेज, डायनेमिक जो है वो सीरीज़ में हमारे पास सीटी स्कैन आ रहा होता है। तो जब भी इंशाल्लाह आप, अगर आपने देखा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखा तो आप देखेंगे कि जो है वो सीटी स्कैन जो है वो डायनेमिकली हमारे पास जो है वो आ रहा होता है। इसी तरह फ्लोरोस्कोपी जो है वो डायनेमिक इमेजिंग होती है। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अगर नहीं हुई
तो यू कैन आस्क मी CT scan imaging provide more detailed information than plain x-rays do. ठीक है, CT scan हमें ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन देती है एज कम्पेयर टू x-rays. CT scan can be used to visualize nearly all parts of the body and is used to diagnose disease, injury as well as plain medical, surgical or radiation treatment. तो हम CT स्कैन जो है वो करते हैं जो है डायग्नोसिस किसी भी डिजीज़ की करने के लिए, इंजरी की करने के लिए. वैसे प्लेन मेडिकल में भी जो है वो CT स्कैन होते हैं. सर्जिकल सर्जरी के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं CT स्कैन के लिए. उसके बाद ही डिसीजन होता है कि सर्जन ने कैसे उनकी जो है वो प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं. रेडिएशन ट्रीटमेंट के लिए जो है वो भी CT स्कैन्स किए जाते हैं. सो आपको मैंने एक्सरे की एक इमेज दिखाई थी, ये हमारे पास CT स्कैन है. CT स्कैन की हमारे पास ये बेसिक गैंट्री होती है, पेशेंट टेबल होता है. ठीक है, ये टेबल जो होता है ये मूवेबल होता है. हम इसकी जो है वो इसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं. जो गैंट्री के अंदर बेसिकली क्या होता है, रोटेटिंग एक्सरे सोर्स होती है. एक्सरे में बेसिकली ये होता है कि एक ही जगह पे सोर्स लगी हुई होती है, हम उसे मूव नहीं कर सकते, या मूव करें भी तो हम उसके डिफरेंट एंगल से इमेजेस नहीं ले सकते. तो इसमें हमारे पास रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब होती है जो 360 डिग्री एंगल पे मूव करती है और बॉडी की डिफरेंट इमेजेस को जनरेट करती है. ठीक है, और उसमें ये होता है कि हमारे पास ये जब इसमें जो है वो डिटेक्टर भी लगा हुआ होता है तो इमेजेस जो है वो यहाँ पे डिटेक्ट हो जाती हैं. इसके बाद जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं और मॉनिटर पे हमें शो होती हैं. ठीक है, एक मॉनिटर जो है वो कंसोल रूम में लगा हुआ होता है और एक जो है वो रेडियोलॉजिस्ट के रूम में लगा हुआ होता है. तो ये पैक्स मैंने आप लोगों को शायद पहले भी बताया था, एक पिक्चर कम्युनिकेशन एंड आर्काइविंग सिस्टम होता है कि जब यहाँ पे जो है वो इमेज शो हो जाता है, पेशेंट की ID के साथ स्कैन यहाँ पे शो हो जाता है, तो वो पेशेंट की ID हॉस्पिटल में जितने भी मॉनिटर्स लगे हुए हैं वहाँ पे जहाँ पे रिक्वायर्ड होती है उसका स्कैन वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे हम CT स्कैन पे फाइनल अपना लेक्चर एंड करेंगे. इसके यूजेस एक बार देख लें. डायग्नोज मसल एंड बोन डिसऑर्डर्स. ठीक है, such as bone tumors and fractures, pinpoint the location of the tumor, infection or blood clot, guide procedures such as surgery, biopsy and radiation therapy, detect and monitor diseases and conditions such as cancer, heart diseases, lung nodules and liver masses, monitor the effectiveness of certain treatments such as cancer treatments, detect internal injuries and internal bleeding. तो ये हमारे पास जो है CT स्कैन का जो है वो इस तरह की इमेजिंग आती है. ये हमारे पास ब्रेन CT की नॉर्मल इमेजिंग है. डिफरेंट स्लाइसेस में हमारे पास इमेज आती है. मैं आपको जो है वो गूगल पे भी दिखा देती हूँ. आप लोग को सच स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी मैम. यस मैम. ये देखें, ये हमारे पास जो है यहाँ से स्टार्ट हो. मैम स्लाइड वाली ही हो रही है अभी. अच्छा एक मिनट बेटा, आप शेयर हो रहा है? जी मैम. यस मैम. बेटा बेसिकली मैंने जो बात की कि डिफरेंट स्लाइसेस में हमारे पास जो है वो इमेज आती है. तो ये जो है वो ब्रेन का जो है वो स्कल का टॉप है. फिर जब हम आहिस्ता आहिस्ता कर्सर मूव करते हैं तो नेक्स्ट स्लाइस अपीयर होता है, फिर नेक्स्ट अपीयर होता है, फिर नेक्स्ट अपीयर होता है, और ऐसे ही करते करते हम टॉप से लेके बेस ऑफ ब्रेन तक हम जो है वो स्लाइसिस को देख सकते हैं. इनमें जो है वो डिस्टेंस जो है वो 0.5 मिली mm का भी होता है. डिफरेंट मशीनों के अंदर डिफरेंट स्लाइस थिकनेस होती है. मैं इसको जो है वो आपको कॉपी कर देती हूँ आपके लेक्चर में भी, इस इमेज को, ताकि आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहे. एक्चुअली दिस इज़ अ ह्यूज फॉर्म ऑफ फिल्म, और मैं इसको जो है दोबारा से करने की कोशिश करती हूँ. आई विल ट्राई अनदर. हम कोई और ट्राई कर लेते हैं. मैम मेरे पास सिटी ब्रेन एक पेशेंट, मतलब मैंने इंटर्नशिप में एक पेशेंट की इमेज सेव की थी, मैं आपके साथ वो शेयर करूं? जी बेटा कर दें.
ओके। आप अपनी स्क्रीन शेयर करके कर सकती हैं। मैम अभी वो मुझे ना फोटोज में ढूंढनी पड़ेगी, देन मैं आपके साथ ईमेल में शेयर करूंगी। बेटा आप सब बच्चों के साथ शेयर करें, मैंने फिर मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी मैम। नॉट ओनली विद मी, आप सब बच्चों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। आपने ओके। जो भी शेयरिंग करनी होती है सब बच्चों के साथ शेयरिंग किया करें, जिस बच्चे ने भी जो भी शेयरिंग करनी है, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारे पास नॉर्मल ब्रेन नहीं है, डिजीज्ड ब्रेन है, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखें तो ये आपके पास बहुत सॉफ्ट सा इमेज है ब्रेन का, लेकिन अगर आप इसके कंपैरिजन में देखें तो इसमें जो है आपको नज़र आ रहा है, पीपीटीज मैम नज़र आ मैम रही है। नहीं, स्क्रीन में शेयर है। नो अच्छा मैम। बेटा आप नज़र आ रहा है। जी यस मैम, अब Yes, ma'am. अगर आप इस इमेज के कंपैरिजन में ये इमेज देखें तो ये डिजीज्ड है। ये आपको बड़े सॉफ्ट से बेस ऑफ ब्रेन नज़र आ रही है, मिड ऑफ ब्रेन नज़र आ रहा है, ये सेरिबेलम का एरिया है, ये सेरिबेलम का एरिया है, ये इंटरनल कैप्सूल का एरिया है, ये वेंट्रिकल्स हैं। लेकिन इसकी कंपैरिजन में अगर आप देखें, यहाँ पे ब्रेन में आपको जो है वो मैस नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको हेमरेज नज़र आ रहा है, ठीक है, ये सम सॉर्ट ऑफ ट्यूमर है। तो ये हमारे पास इस तरह से डिफरेंट स्लाइसिस में इमेजेस आती हैं, और जिससे जो है वो स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। स्पेशल रेजोल्यूशन का आपको पता है कि जो माइनर डिटेल आपको नज़र आती है इमेजिंग पे, उसको स्पेशल रेजोल्यूशन कहा जाता है। और जो डिफरेंट जो है वो टिश्यूज़ के दरमियान कंट्रास्ट जनरेट होता है, उसको कंट्रास्ट रेजोल्यूशन कहा जाता है। और कंट्रास्ट रेजोल्यूशन जो होती है वो अच्छी नज़र आती है एमआरआई पे, और स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो ज़्यादा अच्छी नज़र आती है सीटी स्कैन पे। सो आई थिंक के वी शुड क्लोज हेयर टुडेज लेक्चर। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। सब लोगों को सब कुछ समझ आ गया? यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। सो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आपने प्रिपेयर करके आना है। ये इरम साबर जो है ये मेरे पास, बेटा आप मेरे पास हो, मेरे सेक्शन में हो आप। मैम मैंने उसे कहा था कि ये लेक्चर ले ले, बाद में वो ड्रॉप कर देगी, वहां से फिर यस आप मैम। कर लेंगे। ठीक मैम है मैंने बेटा आप चेंज किया है, वो ड्रॉप करके ना ये वाला सेक्शन ऐड किया है। ठीक है बेटा। और अब्दुल बसीर जो बच्चा है, मैम पता मैं नहीं उसको मैं उसका। बता दूंगा। ठीक है, मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगी। और भी जो बच्चे इस सेक्शन में ऐड होना चाहते हैं, आप उनसे कहें, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, जिनसे भी आपका कांटेक्ट है कि अगर जो है वो इस सेक्शन में ऐड होना चाहते हैं वो ऐड हो लें। और जो डीपीटी के बच्चे हैं वो मिस मेमूना के जो है वो सेक्शन में ऐड हो जाए। और एमआई के बच्चे जो हैं वो मेरे पास सारे के सारे बच्चे इस सेक्शन में ऐड हो जाए। यह आपके लिए ही भले की बात है, इसमें मेरा कोई फ़ायदा मत कंसीडर कीजिएगा। तो अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को, एमआई के बच्चों को बता दें, ठीक है। ओके मैम। ठीक है बेटा, मैं आज ही आपके साथ ये लेक्चर जो है वो एलएमएस पे अपलोड कर रही हूँ, और इसकी रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर करती हूँ। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर जो एरिया रह गया है हम उसको जो है वो कवर करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप उसको देख लीजिएगा एक बार कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड हैं। आप अपने माइंड में जो है वो क्वेश्चन भी तैयार कर लीजिएगा, जो जो आपको समझने हैं, जिनकी आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। ओके मैम। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह Allah हाफिज। Hafiz. अल्लाह हाफिज़ बेटा।